बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 6 जो कि कंसिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। अब डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास इस चैप्टर का है। इसको पढ़ने का मकसद क्या है? नेक्स्ट हमने पढ़ना है गॉसेस लॉ को। और डियर स्टूडेंट, गॉसेस लॉ को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसको आसान वे में समझाने की, ताकि आप इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आप गॉसेस लॉ के कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर्टिकल हमारे पास सबसे पहले डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट। अब मैं इसे सिंपल करने की कोशिश करता हूं कि फर्ज कीजिए डियर स्टूडेंट, अब यहां पे उसने वर्ड यूज किया एरिया एलिमेंट। अब अगर मैं यहां पे सबसे पहले एरिया को डिफाइन करूं ना, या एरिया की बात करूं, तो डियर स्टूडेंट एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। कैसे? अब एरिया या फिर दूसरा हम सरफेस भी बोल सकते हैं। पहले तो ये समझिए, अब डियर स्टूडेंट सरफेस हमारे पास दो तरह की होती है। सरफेस हमारे पास दो तरह की थी। कौन कौन सी? नंबर 1 हमारे पास होती है ओपन एंड नंबर 2 क्लोज। क्लियर? ओपन एंड क्लोज। अब ओपन कौन सी होती है और क्लोज कौन सी होती है, इस आर्टिकल के अंदर मैं आपको ओपन सरफेस के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा क्लोज सरफेस को। तो अभी स्टिल जो मैं यहां पे जितनी भी सरफेस यूज करूंगा वो सारी की सारी क्या होंगी? वो सारी की सारी ओपन होंगी। ठीक है? तो अब आपने अपने माइंड में रखना है कि सरफेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, नंबर 1 ओपन एंड नंबर 2 क्लोज। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मैं कहता हूं फर्ज कीजिए मेरे पास एक ओपन सरफेस थी, फर्ज कीजिए ये। अब इसमें से जितनी फील्ड लाइन, कौन सी फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो फर्ज कीजिए मैंने यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं? अब मीट आउट हो रही हैं। अब जितनी फील्ड लाइन इस एरिया एलिमेंट में से पास करेंगी उसे हम क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देंगे। दूसरे बात आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास एक तरह से क्या है, ये हमारे पास एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैग्नीट्यूड भी है। देखिए अब यहां से कितनी लाइन पास कर रही है? 4। तो मैं बोलूंगा इस एरिया एलिमेंट का फ्लक्स कितना है? 4। अगर एक खत्म कर देता हूं, अब कितनी पास कर रही है? 3। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका फ्लक्स कितना है, आप क्या बोलोगे? सर इसका फ्लक्स है 3। अब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह तो हमने डिफाइन किया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया एलिमेंट, कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया में से या सर्टेन एरिया एलिमेंट में से पास करेंगी उसे हम किसका नाम देंगे? उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देंगे। अब इट इज नोटेड बाय ग्रीक लेटर। इसे किससे नोट करते हैं? इसे हम फाइ से नोट कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक ग्रीक लेटर है। ये सिंपल मेथड ये है, ऐसे सर्कल डाल के उसके अंदर कुछ इस तरह से लाइन डाल देनी है आपने। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये एमसीक्यू में वो आपसे पूछ सकता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है फाइ इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब अगर गौर करो तो यहां पे हमारे पास है वेक्टर E इंटू वेक्टर A। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स हमारे पास क्या है? फ्लक्स हमारे पास एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है। किस किस का? दो वेक्टर क्वांटिटीज का। फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोग डॉट प्रोडक्ट को विद इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आप देख चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है, जब रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आती है, तो उसे हम किसका नाम देते हैं? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है? दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हमारे पास क्या है? वेक्टर एरिया एलिमेंट है। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। अब इसके यूनिट हमारे पास क्या है? देखते हैं जरा। अब देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, इसके यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। तो इसे मैं रीअरेंज कैसे लिख सकता हूं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
तो ये हमारे पास क्या आ गया इसके यूनिट्स। अब अगर मैं बात करूं इसकी डिपेंडेंस की कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर आप गौर कीजिए तो हमारे पास है एरिया ऑफ सरफेस। सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो सरफेस आप यूज कर रहे हो उसका एरिया कितना है। अब देखिए अगर इसका एरिया मैं बढ़ा दूंगा, अगर इस तरह कर दूं, इस साइड बढ़ा दूंगा मैं, आप ऑब्जर्व करोगे अब इसमें से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या कर सकेंगी? पास कर सकेंगी, कुछ इस तरह से। मतलब जैसे जैसे मैं एरिया इंक्रीज करता जाऊंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी। जैसे जैसे मैं एरिया कम करता जाऊंगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। तो इसी तरह हमारा फ्लक्स क्या होता जाएगा? वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। अब सेकंड नंबर हमारे पास है ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, कि फ्लक्स हमारे पास जो है वो एरिया के साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास वो जो वेक्टर एरिया एलिमेंट है हमारे पास उसकी ओरिएंटेशन क्या है, हमने उसको प्लेस किस तरह किया हुआ है। और थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग पर यूनिट एरिया, कि इस एरिया वेक्टर एरिया एलिमेंट के यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अगर ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा फ्लक्स होगा, और अगर कम फील्ड लाइन पास कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कम फ्लक्स होने वाला है। तो ये वो तीनों चीजें हैं जिसके ऊपर क्या करता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करता है? डिपेंड करता है। और इसको आपने माइंड में रखना है, याद करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है और एमसीक्यू के अंदर भी आपसे क्या कर लेते हैं? पूछ लेता है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस की। अब स्पेशल केस में हमने देखना था कि हमारे पास हमारा फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो देखिए सबसे पहले हमने हेडिंग दी मैक्सिमम फ्लक्स की। अब मैक्सिमम फ्लक्स में हमने कहा फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक वेक्टर एरिया एलिमेंट है, एक पेज फर्स्ट कर लीजिए। उस पेज को मैंने क्या किया हुआ है? इस तरह बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली, कि यहां से फील्ड लाइंस आ रही थी ये ब्लू कलर में कुछ इस तरह से, और मैंने क्या कर दिया उन फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे क्या कर दिया, एक पेज को या एक सरफेस एरिया को ऐसे रख दिया। आप कुछ सिंपल एग्जांपल ये ले सकते हो, अगर फर्स्ट कीजिए ट्यूबवेल है उसके अंदर से पानी आ रहा है और मैं क्या करता हूं अपने हाथ की मदद से उसको ऐसे उस पानी को रोकने की कोशिश करता हूं। अब सपोज कीजिए अगर मेरा हाथ ट्रांसपेरेंट हो तो सारे का सारा पानी मैक्सिमम पानी मेरे हाथ से निकल के बाहर की तरफ आएगा। तो सिमिलरली अब देखिए अगर कि जैसे ही मैं इन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर इस एरिया एलिमेंट को यहां पे प्लेस करूंगा तो मेरे अगर मैं फर्स्ट कीजिए वो एरिया एलिमेंट मेरा हाथ है तो इसमें से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास करने वाली हैं। अब चूंकि मैं पहले फर्स्ट के अंदर आप डिस्कस कर चुके हो कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन हो तो उस प्लेन का भी नॉर्मल होता है और वो नॉर्मल उसके ऊपर क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये व्हाइट बोर्ड आप प्लेन कंसीडर कर लो तो इसके ऊपर ये इसका नॉर्मल क्या होगा? ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, जहां मर्जी आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली ये मेरे पास क्या है? एक वेक्टर एरिया एलिमेंट है, इसका भी नॉर्मल होगा जो क्या है? इसके ऊपर एग्जैक्टली ऐसे परपेंडिकुलर है, जिसे मैंने रेड कलर में यहां पे शो किया होगा। अब देखिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई आ रही है। अब अगर गौर करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई और वेक्टर एरिया एलिमेंट का जो नॉर्मल है ये दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी और वेक्टर एरिया एलिमेंट का वेक्टर भी, ये दोनों क्या हो चुके? ये दोनों तो पैरेलल हो चुके। अब हमें पता है जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं उनके दरमियान एंगल कितना होता है? वो तो 0 होता है। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है? phi = E × A। अब अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? E cos ऑफ थीटा। अब मुझे कैसे पता चला यहाँ पे cos ऑफ थीटा आएगा? तो डियर स्टूडेंट आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हम cos थीटा यूज करते हैं। जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हमेशा एंगल हम कौन सा यूज करेंगे? cos थीटा यूज करेंगे। अब थीटा यहाँ पर कितना हो चुका है? 0। हमें पता है cos 0 किसके इक्वल होता है? वो तो 1 के इक्वल होता है। तो जब मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास phi की वैल्यू आ जाएगी phi = EA। तो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम फ्लक्स। अब हमने चेक करना था कि मिनिमम फ्लक्स कब होता है। तो सिमिलरली फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? phi = E × A। अब अगर इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं तो phi = EA cos ऑफ थीटा। अब हमने चेक करना है कि वेक्टर एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड E के दरमियान एंगल कौन सा है। तो देखिए अब मैंने क्या किया, वो जो एरिया एलिमेंट था फर्स्ट मेरा हाथ का मैंने पैरेलल प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहां पे क्या किया था? परपेंडिकुलरली। यहां पे क्या कर रहा हूं? पैरेलल प्लेस कर रहा हूं। अब यहां पे जब हम फ्लक्स मिनिमम की बात करें दो सिचुएशन बन सकती हैं। पहले तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फर्स्ट सपोज ये करेंगे कि जब
इस एरिया एलिमेंट को ऐसे पैरेलल प्लेस करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करूंगा, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई पास इसमें से होगी ही नहीं। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास ई यहां पे डायरेक्ट क्या है, 0। या कुछ बच्चे ऐसे इसरार करते नहीं सर कुछ ना कुछ तो पास करेंगी सर, एक दो तो पास करेंगी सर, सर ज्यादा नहीं तो 2-3 तो पास कर जाएंगे। तो चलिए उसका भी हल हमारे पास है कि हमने सपोज कर लिया फर्स्ट 2 या 3 पास कर रहे हैं, लेकिन फ्लक्स फिर भी 0 होने वाला है। कैसे? अगर फर्ज कीजिए ये वो लाइन है जिसमें से पास कर रही थी, अब जरा गौर कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और वो वेक्टर एरिया का वेक्टर, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 बन रहा है ना, तो इसका मतलब थीटा अपने यहाँ पे कितना आएगा, ये तो 90 आएगा। और cos 90 किसके इक्वल होता है, वो तो 0 के इक्वल होते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, हमारे पास फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 0 बनेगा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान तो रिजल्ट मैक्सिमम, जब 90 बनेगा तो रिजल्ट मिनिमम। और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम यही देख चुके थे फर्स्ट के अंदर। अच्छा, अब ये दोनों तो हमारे पास स्पेशल केसेस थे कि या तो वेक्टर एरिया हमारे पास क्या हो, ऐसे परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, या फिर क्या हो, ऐसे हॉरिजॉन्टली हो, मतलब पैरेलल रखा गया हो। अब जरूरी नहीं हर दफा ये सीन हमारे पास बने, कोई और एंगल भी हमारा वेक्टर एरिया एलिमेंट बना सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जैसे कि हमारे पास थर्ड केस में आपको नजर आ रहा है, व्हेन एरिया इंक्लाइंड एट एनी एंगल थीटा। अब देखिए मैंने क्या किया है, इसे एक एंगल के ऊपर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है ना, अगर ये अगर फर्स्ट ये एरिया एलिमेंट इसे तो मैं टेढ़ा करूं, यहां से पकड़ के कुछ ऐसे करूं, तो जाहिर सी बात है इसका जो नॉर्मल होगा वो भी थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा इसके ऊपर। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से पास कर रही है, ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रही होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और ये वेक्टर एरिया एलिमेंट ए। अब इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा। तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, ई ए वेक्टर ई इनटू वेक्टर ए, और फिर लिखेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब क्वेश्चन ये बच्चों का होना चाहिए कि सर ये ए कॉस थीटा कैसे आया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद हो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, उसमें हम क्या करते थे, अगर सिंपल एग्जांपल हो, आप कहते थे फर्स्ट कीजिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर, आपको रिमाइंड करवा रहा हूं, ये वेक्टर क्या है, बी। और जब आप लेते थे a इंटू बी लेते थे, तो आप कहते थे आपने b की प्रोजेक्शन फॉल करनी है a के ऊपर, और फिर आप कहते थे कि ये बनता है b साइन ऑफ थीटा और ये बनता है b कॉस ऑफ थीटा, जिसे आप बोलते हैं bxb, और इसे हम बोलते हैं by। और फिर आप कहते थे आपने b का वो कंपोनेंट लेना है जो a की डायरेक्शन में हो। तो हम क्या करते थे, फिर हम लिखते थे a इंटू बी इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू वेक्टर b इज इक्वल टू a b कॉस ऑफ थीटा। मतलब ये कुछ इस तरह था। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा कि हम a की प्रोजेक्शन फॉल करवाएंगे e के ऊपर, क्योंकि हम e इंटू a ले रहे हैं। तो a की जब प्रोजेक्शन फॉल करेगी इस e के ऊपर, तो हम a का वो कंपोनेंट लेंगे जो e की ही डायरेक्शन में होगा, और वो कंपोनेंट कौन सा है, a कॉस ऑफ थीटा। तो फिर हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, कि ए का वो कंपोनेंट जो किसकी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का आर्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होपफुली डियर स्टूडेंट आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।